गुड इवनिंग दोस्तों। आज के जो होता है 2022 से करंट अफेयर्स के रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग 2022 से करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जामों में जो होता है दोस्तों की मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का पहला टॉपिक है दोस्तों पुर्तगाल। ठीक है दोस्तों, क्या पुर्तगाल क्या है दोस्तों? पुर्तगाल। पुर्तगाल दोस्तों याद रखिएगा, पुर्तगाल है। पुर्तगाल के फिर से पीएम बने हैं कौन? फिर से पीएम बने हैं कौन दोस्तों? याद रखिएगा, पुर्तगाल के फिर से पीएम कौन बने हैं दोस्तों? एंटोनियो कोस्टा। कौन दोस्तों? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के फिर से पीएम बने हैं। कैपिटल पूछे तो लिस्बन। क्या दोस्तों? कैपिटल पूछे तो लिस्बन। याद रखिएगा, कैपिटल पूछे तो लिस्बन। कैपिटल क्या है पुर्तगाल की? लिस्बन। ठीक है दोस्तों, अगर पुर्तगाल की पूछे तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। भारत की खोज करी, भारत की खोज करी 1498 ईस्वी में। ठीक है, वास्को डी गामा भारत की खोज की 1498। कहाँ पहुंचा? कालीकट तट पर, कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट पोर्ट पर, बंदरगाह पर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कालीकट पोर्ट पर पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ये कहाँ है? केरल में। कहाँ है दोस्तों? केरल में। ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ है दोस्तों? केरल में। वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी 1498 ईस्वी में। कालीकट पोर्ट पर पहुंचा, केरल 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 में है कालीकट पोर्ट। केरल के तट को मालाबार तट बोलते हैं। केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार। क्या दोस्तों? मालाबार तट बोला जाता है। याद रखिएगा, पुर्तगाल, पुर्तगाल के खिलाड़ी, पुर्तगाल के मशहूर खिलाड़ी क्या दोस्तों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। याद रखिएगा, रोनाल्डो। रोनाल्डो कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा, तो पुर्तगाल के ही मशहूर खिलाड़ी रोनाल्डो हैं। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है दोस्तों? किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा। फिर से पुर्तगाल के पीएम कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि पुर्तगाल में क्या दोस्तों? वर्ल्ड लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियल ब्रिज है, मतलब विश्व का सबसे लंबी चलने वाली ब्रिज कहाँ है? वर्ल्ड लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियल ब्रिज कहाँ है? वर्ल्ड लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियल ब्रिज पुर्तगाल में ही है। याद रखिएगा, पुर्तगाल में ही वर्ल्ड लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियल ब्रिज है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो पीएम कौन बने? फिर से एंटोनियो कोस्टा। कैपिटल क्या है? लिस्बन है। वास्को डी गामा यहीं का था। भारत की खोज करी 98 में, कालीकट पोर्ट पे आया। अगर पूछे कि किस लिए आया, ठीक है दोस्तों, क्यों भारत की खोज करी? मसालों के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, मसालों के लिए कालीकट के तट पर आया। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। पुर्तगाल के महान खिलाड़ी फुटबॉलर है रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियल ब्रिज कहाँ है? पुर्तगाल में ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग की रही पहली न्यूज। ठीक है दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। ये पूछता है कि पुर्तगाल की कैपिटल कहाँ है? कहाँ है? लिस्बन है। पुर्तगाल के पीएम बने एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, ये भी याद रखना है। पुर्तगाल में वर्ल्ड लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियल ब्रिज है। कहाँ है दोस्तों? पुर्तगाल में है। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल का ही वास्को डी गामा था, जिसने 1498 ईस्वी में भारत की खोज करी। किसने? वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज करी। वह कहाँ आया था? केरल में। कहाँ? कालीकट बंदरगाह पर। फिर अगर आपको याद रखिएगा कि केरल के तट को हम मालाबार तट बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या? केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। फिर पुर्तगाल का सबसे महान खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो वर्ल्ड बेस्ट फुटबॉलर जो होता है दोस्तों पुर्तगाल का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, तो बेस्ट फुटबॉलर ऑफ बेस्ट फुटबॉलर ऑफ पुर्तगाल, या वर्ल्ड बेस्ट फुटबॉलर जो होता है ना, कि आप जो होता है ना वर्ल्ड बेस्ट फुटबॉलर, याद रखिएगा मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। और पुर्तगाल का बेस्ट खिलाड़ी ये कौन है दोस्तों? रोनाल्डो है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एंटोनियो कोस्टा क्या दोस्तों? ये बने हैं क्या दोस्तों? क्या बने हैं दोस्तों? याद रखिएगा, क्या बने हैं दोस्तों? पीएम बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। क्या है दोस्तों? PSLV C52। ठीक है दोस्तों, रिवीजन में हम अगले तरफ चलते हैं। PSLV C52। PSLV C52। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको लॉन्च कहां से किया गया है? श्रीहरिकोटा से। ठीक है दोस्तों, लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। इसके तहत EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, क्या दोस्तों? अर्थ ऑब्जर्वेशन
सैटेलाइट ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिसे हम पृथ्वी की आंख भी कहते हैं। ऊपर जाकर वो पृथ्वी का निरीक्षण करेगा। ठीक है दोस्तों, ईओएस लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। PSLV C-52 जो है कहां से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो याद रखिएगा पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। क्या दोस्तों? पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये आपको याद रखना है, दिमाग में सेट करके रखना है। क्या? पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल PSLV C-52 का नाम है। श्रीहरिकोटा से इसको छोड़ा गया था, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार चाइना, ठीक है, तो पहली बार याद रखिएगा, पहली बार याद रखिएगा दोस्तों, चाइना नहीं दोस्तों, चाइना गलत है। पहली बार ताइवान प्लस भारत। क्या दोस्तों? पहली बार ताइवान प्लस भारत ने फर्स्ट टाइम दोस्तों साथ में कोई जो सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? इंस्पायर क्या दोस्तों? इंस्पायर सैट-1, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि ताइवान और भारत ने पहली बार जो सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका क्या नाम है, तो इंस्पायर सैट-1। भारत और ताइवान ने जो होता है ना कि ताइवान पहली बार भारत के साथ मिलकर ये काम किया, इंस्पायर सैट-1 को लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया दोस्तों? श्रीहरिकोटा से। ताइवान प्लस भारत ने। ताइवान दोस्तों क्या दोस्तों अपने को स्वतंत्र मानता है, लेकिन चाइना जो होता है वो इसे अपना भाग मानता है। ठीक है दोस्तों, वन चाइना पॉलिसी इन दोनों जगह चलती है। भारत भी इस पॉलिसी को मानता है। देखिए दोस्तों, भारत जो होता है ताइवान का साथ जो होता है क्यों दे रहा है? क्योंकि भारत जो होता है कि वह जो होता है ना पॉलिटिकल तौर पर, ठीक है दोस्तों, मतलब कि वो वर्ल्ड में जो होता है ना ताइवान को पहचान दिलाना चाहता है और चाइना पर दबाव बनाना चाहता है कि अगर वो अपनी ये जो हरकतें कर रहा है सीमाओं के बॉर्डर को लेकर, तो ताइवान भी वन चाइना पॉलिसी से जो होता है भारत को जो होता है ताइवान को भारत वन चाइना पॉलिसी से अलग कर देगा, मतलब नहीं मानेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा जो होता है क्या दोस्तों? PSLV C-52। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या है दोस्तों? इमरजेंसी। ठीक है दोस्तों, इमरजेंसी याद रखिएगा दोस्तों, इमरजेंसी लगी है कहीं। आइए देखते हैं दोस्तों कि इमरजेंसी कहां लगी है। क्या दोस्तों? इमरजेंसी लगी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, इमरजेंसी लगी है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरजेंसी जो होता है ना कि वैक्सीन न लगने के कारण, वैक्सीन न लगने के कारण लगी है। कहां? कनाडा में। कहां दोस्तों? कनाडा में। कहां दोस्तों? कनाडा में। कनाडा में दोस्तों वैक्सीन न लगने के कारण, ठीक है दोस्तों, वह वहां के PM जस्टिन ट्रूडो, क्या दोस्तों वहां के जो PM है जस्टिन ट्रूडोज, ठीक है, तो ट्रूडोज S या J है, देख लीजिएगा, जस्टिन ट्रूडोज है। ठीक है दोस्तों, जस्टिन ट्रूडोज ने क्या दोस्तों इमरजेंसी लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, वैक्सीन न लगने के कारण बस ड्राइवरों ने वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया है कोरोना का, तो उन्होंने क्या दोस्तों वहां पे इमरजेंसी लगा दी है। कहां लगी है? तो ये पूछेगा कि बस ड्राइवरों के वैक्सीन न लगने के कारण कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने क्या दोस्तों जिसने इमरजेंसी लगा दी, तो आप बोलेंगे कनाडा। याद रखिएगा कि कनाडा जो होता है वो डेमोक्रेसी इंडेक्स में, कनाडा डेमोक्रेसी इंडेक्स में 5th पोजीशन पे है, जबकि इंडिया इस इंडेक्स में 46 पोजीशन पे है। ये आपको याद रखना है। कनाडा डेमोक्रेसी इंडेक्स में 5th पोजीशन पे है, इंडिया डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46 पोजीशन पे, ये आपको याद रखना है। आइए चलते हैं चौथी न्यूज की तरफ। पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 क्या है? पुलिस अमेंडमेंट एक्ट कौन सा सरकार लागू करा था? किसने लागू करा था? तो कर्नाटका। क्या दोस्तों किसने लागू करा था? कर्नाटका ने यह एक्ट लागू करा था। क्यों लागू करा था? तो जो ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, जो लड़के फ्री फायर PUBG इत्यादि जो गेम खेल रहे हैं, ज्यादा टाइम पास कर रहे हैं, तो इसके लिए पुलिस अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया था। और उसको जो होता है दोस्तों क्या दोस्तों रद्द जो होता है ना कि उसको क्या है दोस्तों कि ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगा दिया गया था कि खेल नहीं होगा। लेकिन इस एक्ट को खारिज कर दिया है किसने? हाई कोर्ट ने।
हाई कोर्ट ने इस एक्ट को जो होता है दोस्तों खारिज कर दिया है और कर्नाटका सरकार से कहा है कि आप इस एक्ट को नहीं लगा सकते। क्या दोस्तों, आप इस एक्ट को नहीं लगा सकते। ऐसा ऐसा किस लिए कहा गया है, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि यह हमारे फंडामेंटल राइट्स का, क्या दोस्तों, यह हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन है। क्या दोस्तों, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन है। ठीक है दोस्तों, क्या है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल जो होता है दोस्तों राइट टू फ्रीडम के तहत आर्टिकल 19 से 22, क्या दोस्तों, राइट टू फ्रीडम के तहत, क्या दोस्तों याद रखिएगा, राइट टू फ्रीडम के तहत, क्या दोस्तों, आर्टिकल 19 से जो होता है 22, ठीक है दोस्तों, 19 से 22 तक हमें जो होता है दोस्तों यह आर्टिकल राइट टू फ्रीडम कहां तक है दोस्तों, याद रखिएगा, राइट टू फ्रीडम 19 to 22 है। इसके तहत फंडामेंटल राइट्स में जो होता है ना, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम 19 से 22 तक है। इसमें जो होता है ना आर्टिकल 19 ए का 1 का जी कहता है कि आप किसी भी पैसे, व्यापार या ट्रेड को जो होता है दोस्तों बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब आप किसी भी व्यापार को कर सकते हैं। मतलब दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो जो होता है ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आप जो चाहें जो होता है ना कि वो कर सकते हैं। तो पुलिस अमेंडमेंट एक्ट जो होता है ना इस आर्टिकल का हनन कर रहा था, इसीलिए जो होता है क्या दोस्तों हाई कोर्ट ने, क्या दोस्तों, हाई कोर्ट ने दोस्तों इस पे बैन लगा दिया फंडामेंटल राइट्स का हनन बनाकर। अगर पूछेगा कौन सा फंडामेंटल राइट्स का, तो आर्टिकल 19(1) का जी फंडामेंटल राइट्स क्या है दोस्तों, कि आप किसी भी व्यापार का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसका व्यापार कर सकते हैं। इसको दिखाकर जो था हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। पूछेगा कि कहां लागू हुआ था, कर्नाटका में, क्या हुआ, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया दोस्तों, मैंने बता दिया, क्योंकि 19(1) का जी जो कहता है कि आप किसी भी व्यापार की प्रैक्टिस और ट्रेड कर सकते हैं, उसको जो होता है दोस्तों वो हनन कर रहा था। ठीक है दोस्तों, अगले न्यूज की तरफ चलते हैं, मून। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मून पे दोस्तों इस समय न्यूज में है। मून जो होता है याद रखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। पृथ्वी का एकमात्र, क्या दोस्तों, एकमात्र नेचुरल मतलब प्राकृतिक सैटेलाइट या उपग्रह है। क्या दोस्तों, यह उपग्रह है, याद रखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल उपग्रह है। मून जो होता है इस समय इसलिए चर्चा में 66 फीट, क्या दोस्तों, 66 फीट होल गड्ढा हो गया है। क्या दोस्तों, 66 फीट गड्ढा हो गया है। कहां हो गया 66 फीट गड्ढा, कहां हो गया दोस्तों 66 फीट गड्ढा, मून में 66 फीट गड्ढा हो गया है। कारण क्या है दोस्तों, चांग E5, क्या दोस्तों, चांग E5 मिशन का कचरा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चांग E5 मिशन का कचरा। इससे पहले कि चांग E5 क्या है, तो याद रखिएगा यह चाइना का मून पर भेजा गया दोस्तों, क्या है, एक मिशन है, चाइना द्वारा। किसके द्वारा भेजा गया इसको, चाइना द्वारा। किस पर, मून पर, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम जो भी चीज सैटेलाइट या अर्थात कुछ भी अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उसकी एक अवधि होती है। क्या दोस्तों, अवधि होती है। अवधि के समाप्त हो जाने के बाद वह जो होता है वह उसी तरह तैरने लगती है, बिना काम का रह जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग अंतरिक्ष का कचरा कहते हैं, अर्थात उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेब्रिस। उसे इंग्लिश में डेब्रिस बोला जाता है। डेब्रिस मतलब क्या दोस्तों, अंतरिक्ष का कचरा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष का कचरा। ठीक है दोस्तों, इसी से संबंधित है केसलर सिंड्रोम। ठीक है, तो क्या, केसलर सिंड्रोम किससे संबंधित है, तो कचरे से ही संबंधित है, अंतरिक्ष के कचरे से ही संबंधित है। किसके द्वारा केसलर सिंड्रोम दिया गया था, तो डोनाल्ड केसलर द्वारा केसलर सिंड्रोम दिया गया था। केसलर सिंड्रोम किसने दिया, केसलर सिंड्रोम किसने दिया, डोनाल्ड केसलर ने। ठीक है दोस्तों, यह किससे संबंधित है, अंतरिक्ष के कचरे से ही संबंधित है। ठीक है दोस्तों,
आज यह जो होता है दोस्तों जाके मून पे गिरा है, कहीं अर्थ पे भी आके गिर सकता है, और गिरने के बाद जो होता है कि जान माल की जो होता है दोस्तों हानि हो सकती है। याद रखिएगा, डोनाल्ड केस्लर ने इसमें कहा था कि हम जो हम लोग जो होता है कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा अंतरिक्ष में कचरा कचरा हो जाएगा और वो एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे से टकराने के कारण उनमें रिएक्शन होगा, मतलब टकराएंगे तो ब्लास्ट करेगा। जो है दोस्तों, अगर कोई चीज टकरा रही है, मान जाइए कि अगर आप दो चीजों में टकराव हो रहा है, क्या दोस्तों, अगर दो चीजें आपस में टकरा रही हैं तो क्या दोस्तों होगा, अगर दो चीजें आपस में टकरा रही हैं तो टकराने के बाद दोस्तों जो होता है वो ब्लास्ट होता है, चेन रिएक्शन होगा, अर्थात ब्लास्ट होगा ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने कहा था कि ये जो ब्लास्ट हो रहा है, क्या दोस्तों, इन्होंने कहा था कि जो डोनाल्ड केस्लर ने कहा था कि ये जो ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों, केस्लर सिंड्रोम में उन्होंने कहा था ये जो ब्लास्ट हो रहा है, ये जो होता है दोस्तों वह पृथ्वी पर जो जीवन है उसको जो होता है क्या दोस्तों प्रभावित करेगा, और अंतरिक्ष के जीवन को भी प्रभावित करेगा। ठीक है दोस्तों, सैटेलाइट जो होता है, जो जैसे कि हम लोग इस समय सैटेलाइट युग में जी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मान जाइए कि इनके अनुसार, और ये बात सही भी है दोस्तों, टकराएगा तो ब्लास्ट होगा, तो जो और सैटेलाइट होंगे, जो चालू सैटेलाइट होंगे जिसे हम लोग इंटरनेट प्राप्त कर रहे हैं, वो भी तो प्रभावित होंगे, जिससे पूरी दुनिया जो होता है दोस्तों प्रभावित हो सकती है। तो केस्लर सिंड्रोम किसके द्वारा दिया गया था, डोनाल्ड केस्लर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था केस्लर सिंड्रोम, डोनाल्ड केस्लर द्वारा दिया गया था। और केस्लर सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, तो डेब्रिस से, अंतरिक्ष के कचरे से रिलेटेड है। क्या दोस्तों केस्लर सिंड्रोम, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा मून। अब चलते हैं दोस्तों सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह सेबी की फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1992 में। ठीक है दोस्तों, सेबी इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1992 में। याद रखिएगा, फर्स्ट महिला हेड हुई हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, माधवी पुरी बुच। कौन हुई है, माधवी पुरी बुच। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इस्टेब्लिश 1992 में, फर्स्ट महिला हेड हुई है। कौन हुआ है दोस्तों फर्स्ट महिला हेड, माधवी पुरी बुच। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, क्या दोस्तों, अगर आपसे पूछे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ FIANANCE, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट महिला हेड हुई है माधवी पुरी बुच, ये भी याद रखना है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टेब्लिश 1992 में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। फर्स्ट महिला हेड हुई है कौन, माधवी पुरी बुच। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगले न्यूज की तरफ। क्या, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है दोस्तों, और इसकी जो होता है दोस्तों रिपोर्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है अभी 2021 का प्रस्तुत करा गया है। ठीक है दोस्तों, 2021 का प्रस्तुत करा गया है, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है दोस्तों, 2021 का है दोस्तों, इंडिया की रैंक कितनी है, 101 है। क्या दोस्तों, 101 पोजीशन पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इंडिया की रैंक क्या है दोस्तों, 101 है। ठीक है दोस्तों, 101 है। ठीक है, फर्स्ट टाइम यह किसका प्रस्तुत किया गया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स फर्स्ट टाइम कब आया था। ठीक है, अगर पूछे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स फर्स्ट टाइम कब आया था, तो 2006 में। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि बताइए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टाइम कब आया था, तो याद रखिएगा दोस्तों कि फर्स्ट टाइम यह 2006 में आया था। इंडिया की रैंक क्या है दोस्तों, तो 101वीं रैंक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर इसके पूछे कि कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है,
अगर आपसे पूछे क्या कि जो होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, तो कंसर्न ऑफ वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर जो होता है ना कि क्या वेल्थ हंगर थेफ्ट, ठीक है दोस्तों, कौन कंसर्न ऑफ वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर जो होता है हेल्थ, कौन दोस्तों कंसर्न ऑफ वर्ल्ड वाइड कौन जारी करता है, जारी करता है कंसर्न ऑफ वर्ल्ड वाइड, क्या दोस्तों कंसर्न ऑफ वर्ल्ड वाइड, क्या दोस्तों कंसर्न ऑफ वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्प, कंसर्न ऑफ वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्प कौन जारी करता है दोस्तों, कंसर्न ऑफ वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्प कौन जारी करता है दोस्तों। इंडिया की रैंक 121 थी, 101 थी, फर्स्ट टाइम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2006 में जारी किया गया था, कौन जारी करता है, तो कंसर्न ऑफ वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा इसको जो होता है दोस्तों जारी किया गया था, ठीक है दोस्तों। यह 4 संकेतों पर होता है, ठीक है दोस्तों। पहला अल्प पोषण है, चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है, और चाइल्ड जो होता है डेथ रेट है, ठीक है दोस्तों। कितने पे है, ठीक है दोस्तों, अल्प पोषण है, चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है, और क्या दोस्तों चाइल्ड डेथ रेट है, ठीक है दोस्तों। मैं बार बार इधर आ जा रहा हूं ताकि आप लोगों को जो होता है दोस्तों मेरी आवाज सही से सुनाई दे सके, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये रही 4 चीजों पे काम करता है दोस्तों, अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड डेथ रेट, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं एंटी अनटचेबिलिटी डे, क्या दोस्तों एंटी अनटचेबिलिटी डे, क्या दोस्तों एंटी अनटचेबिलिटी डे, एंटी अनटचेबिलिटी डे कब सेलिब्रेट हुआ है दोस्तों, 30 जैन को। कब सेलिब्रेट हुआ है दोस्तों, 30 जनवरी को। किसके द्वारा सेलिब्रेट हुआ है, तमिलनाडु सरकार द्वारा, तमिलनाडु सरकार द्वारा, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने इसको सेलिब्रेट किया है। एंटी अनटचेबिलिटी डे किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पहली बार इसको मनाया है, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु सरकार ने, याद रखिएगा दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु के पास मन्नार की खाड़ी है, तमिलनाडु ही एनर्जी आइसलैंड, क्या दोस्तों एनर्जी आइसलैंड बना रहा है डेनमार्क की सहायता से। किसकी सहायता से, डेनमार्क की सहायता से, डेनमार्क की सहायता से तमिलनाडु एनर्जी आइसलैंड बना रहा है। तमिलनाडु में डुगोंग फिश संरक्षण है, डुगोंग फिश संरक्षण है। अगर पूछे डुगोंग किस कैटेगरी में आता है, तो डुगोंग काऊ की कैटेगरी में आता है, काऊ कैटेगरी का फिश है, क्या काऊ कैटेगरी का फिश है, ये याद रखिएगा, काऊ कैटेगरी का फिश है। एंटी अनटचेबिलिटी जे 30 जन। तमिलनाडु के सीएम कौन है, तो स्टालिन, स्टालिन याद रखिएगा बस, तमिलनाडु के सीएम है, ठीक है दोस्तों। और हम चलते हैं अपनी आखिरी न्यूज की तरफ, जो होता है रिवीजन के आखिरी न्यूज की तरफ, कौन है, मैक्सिकन कप, ठीक है दोस्तों। मैक्सिकन कप 2022 किसने जीता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि मैक्सिकन कप 2022 जीतने वाले जो होता है राफेल नाडाल है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मैक्सिकन कप 2022 किसने जीता है दोस्तों, राफेल नाडाल ने। इन्हें क्ले कोर्ट का सरताज कहा जाता है, क्ले कोर्ट का सरताज, क्या दोस्तों इन्हें क्ले कोर्ट का सरताज कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने रिकॉर्ड 21 ग्रैंड स्लैम जीता, फिर याद रखिएगा ग्रैंड स्लैम जीता, कौन सा, अगर पूछे कि 21वां ग्रैंड स्लैम कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन था 21वां ग्रैंड स्लैम। राफेल नाडाल जो कि क्ले कोर्ट के सरताज कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्यों जीता, ठीक है दोस्तों, अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2022 में हुआ उसमें किसने भाग नहीं लिया, याद रखिएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ उसमें भाग न लेने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाग न लेने वाले जिन खिलाड़ी का नाम है उनका नाम है क्या दोस्तों, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, कहाँ के हैं यह, सर्बिया के प्लेयर है, ठीक है दोस्तों, सर्बिया के प्लेयर है, ठीक है दोस्तों।
ऑस्ट्रेलिया, देखिए देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें वैक्सीन न लगवाने के कारण इन्हें भाग नहीं लेने दिया। अगर ये भाग लेते तो शायद ये रिकॉर्ड इनके पास होता। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिकन कप 2022 राफेल नडाल ने जीता, इन्हें क्ले कोर्ट का सरताज कहा जाता है। 21वीं बार ग्रैंड स्लैम जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है इस बार का। नोवाक जोकोविच सर्बिया से रिलेटेड है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन में भाग नहीं लिया था। पूछेगा कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाग नहीं लिया था, तो आपको बताना है नोवाक जोकोविच। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हम लोगों की मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स 2022 की, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।